एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं इंस्पायर जितेंद्र कुमार और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है थर्ड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विद रेफरेंस टू एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद हमने अपनी फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपका सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो कि आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आपकी सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की एटॉमिक रेडियस क्या होती है और इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस। ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है? तो एटॉमिक रेडियस कुछ नहीं है, कोई भी एटम है उसमें न्यूक्लियस से लेकर एक्सटर्नल शेल तक की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एक्सटर्नल शेल, यानी कि बाहरी कोश से जो आपका न्यूक्लियस है, नाभिक तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। या बोल सकते हो आप एक्सटर्नल शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनों तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कांट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली। इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए। जो आपका एटॉमिक रेडियस है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका रीजन देखते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या रखते हैं? हैज ड्यूअल नेचर। आपने देखा है इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर रखते हैं, ठीक है। पार्टिकल और वेव नेचर दोनों। इलेक्ट्रॉनों के पास पार्टिकल नेचर भी होती है और उनके पास जो आपकी पार्टिकल्स है पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर का है, ठीक है। यही तो हमने पढ़ा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? ड्यूअल नेचर रखता है एंड इट्स पाथ इज नॉट सर्कुलर। और इसका पाथ जो है वो सर्कुलर नहीं है, ठीक है। बट इट्स जिगजैग। ये कैसा है? जिगजैग है, ठीक है। एंड इट्स पाथ इज नॉट सर्कुलर बट इट्स जिगजैग, क्योंकि बोल रहा है कि पार्टिकल नेचर भी रख रहा है और वेव नेचर भी रख रहा है। वेव नेचर अगर रख रहा है तो सर्कुलर पाथ तो रहने वाला नहीं है, जिगजैग हो जाएगा उसका, ठीक है। और अगर जिगजैग हो जाएगा इसका मतलब क्या है? दैट इज अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन, लगातार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रेगुलरली चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है। क्या है रीजन? एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर का है और ड्यूअल नेचर का है अगर, तो हम उसके पाथ को सर्कुलर पाथ कंसीडर नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट सर्कुलर ही होगा इसका पाथ। वो जिगजैग भी हो सकता है और अगर जिगजैग है तो क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है जिगजैग मोशन में तो लगातार उसकी पोजीशन क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। और इसीलिए क्या होगा? जब पोजीशन ही चेंज है तो इलेक्ट्रॉनों से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उस इलेक्ट्रॉन से मूव करता हो, मतलब हमने माना कि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है वो ले ली, लेकिन अगले ही सेकेंड देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, कहीं भी जिगजैग मोशन में है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो लगातार चेंज हो रही है, और अगर लगातार पोजीशन चेंज हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक की दूरी को एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट भी नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ठीक है। अब एटम डोंट एग्जिस्ट इन नेचर, आगे देखिए। एटम डोंट एग्जिस्ट इन नेचर इन आइसोलेटेड स्टेट। ये आपको बताइए एटम क्या करता है? अकेले मुक्त अवस्था में एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में। सो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली। इसलिए हम जो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। दैट इज इन प्लेस ऑफ एटॉमिक रेडियस। इसीलिए हम एटॉमिक रेडियस की प्लेस पर क्या यूज करते हैं? एवरेज एटॉमिक रेडियस, ये यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? एवरेज एटॉमिक रेडियस शुड बी यूज्ड। अब क्योंकि पता है कि एटम आपका नेचर में आइसोलेटेड फॉर्म में स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, यानी कि मुक्त अवस्था में रह ही नहीं सकता है, इसीलिए
जो आपकी एटॉमिक रेडियस है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती, इसलिए हम जो बोलते हैं एटॉमिक रेडियस ना बोलकर हम क्या यूज करते हैं, एवरेज एटॉमिक रेडियस यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक रेडियस। अब देखते हैं इसकी यूनिट, एटॉमिक रेडियस की यूनिट किस में होती है, तो इट्स यूनिट इज एंगस्ट्रॉम। इसकी यूनिट किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में। इट्स यूनिट इज एंगस्ट्रॉम। आगे देखते हैं वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। तो पहले आपको एटॉमिक रेडियस समझ आ गया। एटॉमिक रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन की ड्वेल नेचर है, यानी कि जिगजैग मोशन भी शो करेगा, और जिगजैग मोशन शो करेगा तो हमने अगर एक इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में हमने पहले क्या निकाली, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस निकाली, अगले क्षण हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन दूसरी पोजीशन पे है, क्योंकि जिगजैग मोशन में तो लगातार इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि एटम जो है इंडिविजुअल आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, तो क्या करता है, इसीलिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। तो हमेशा एटॉमिक रेडियस ना कैलकुलेट करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं, और उसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम में। अब देखते हैं वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 फैक्टर है आपका नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स कैसे अफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस को, तो आप ही सोचो, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी यानी कि न्यूक्लियस से एक्सटर्नल शेल की जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डिस्टेंस बढ़ी, और जब उनकी डिस्टेंस बढ़ी तो यही तो आपकी एटॉमिक रेडियस है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं यानी कि न्यूक्लियस से एक्सटर्नल शेल तक के इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी है वो बढ़ रही है, और यानी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, एटॉमिक रेडियस, सॉरी एटॉमिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स पर। नंबर ऑफ शेल्स बढ़े तो एटॉमिक रेडियस बढ़ी, नंबर ऑफ शेल्स घटे तो एटॉमिक रेडियस घटी, ये मतलब है। चलिए एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 फैक्टर से आपका नंबर ऑफ शेल्स। सो एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो रही है ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस किससे, न्यूक्लियस से, वो भी तो बढ़ती जा रही है। जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, एक ये दो हो गए, ठीक है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से एक्सटर्नल शेल की देखो डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ती जा रही है। इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है। तो यही बोल रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ शेल्स। इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो एटॉमिक रेडियस है वो नंबर ऑफ शेल्स के साथ साथ बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ शेल्स की। ठीक है, यानी कि एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल्स पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रही है, और नंबर ऑफ शेल्स अगर घट रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी घट रही है। इस तरह से आप बता भी सकते हैं कि किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, अगर ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें ऑर्डर अरेंज करना है लिथियम का 3Li 11Na 19K का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो लिथियम में क्या 3Li, जब इसका देखेंगे यानी कि 3 है इलेक्ट्रॉन तो 2 1, ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कितना हो गया 2 8 1, 19K में कितना हो गया 2 8 8 1। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कितने हैं, 2 ही तो शेल हैं। यहाँ कितनी है नंबर ऑफ शेयर्स 3, यहाँ कितने हैं 4। तो अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2 3 4। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स किसमें, पोटेशियम में, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस हो जाएगी के की, उससे कम होगी सोडियम की, उससे कम हो जाएगी लिथियम की। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और अगर डिक्रीमेंट में करना है तो डिक्रीजिंग में, तो उस हिसाब से आप अपना ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं अपना सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है एटॉमिक रेडियस को, वो है आपका ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं सेकेंड फैक्टर्स की तरफ।
चलिए आगे देखते हैं सेकंड फैक्टर्स। सेकंड फैक्टर है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ईएनसी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ईएनसी क्या होता है? ईएनसी हमने देख लिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो न्यूक्लियस के द्वारा एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, यानी कि इससे एटॉमिक रेडियस कैसे अफेक्टेड होती है वो देखते हैं। तो एज द वैल्यू ऑफ ईएनसी, जैसे जैसे ईएनसी की वैल्यू यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, क्या इंक्रीज बढ़ती है, तो क्या हो जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन एक्सटर्नल शेल्स इलेक्ट्रॉन या एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स पर भी बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता जाता है, विल आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे ईएनसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ईएनसी का ही मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन से उन पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो क्या होगा? पास आ जाएंगे ना एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन अट्रैक्टेड, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ। सो देयर एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, अब उनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है यानी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे ईएनसी की वैल्यू बढ़ी, ईएनसी की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस के द्वारा एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा। अब अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो पास आ जाएंगे वो न्यूक्लियस के एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन, और पास आ गए तो उनके बीच की डिस्टेंस घट गई, और डिस्टेंस घट गई तो एटॉमिक रेडियस घट गई, ठीक है। यानी कि इसका इन्वर्सली रिलेशन हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है, क्योंकि ईएनसी बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट निकाला कि एटॉमिक रेडियस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ईएनसी के। एटॉमिक रेडियस किसके प्रोपोर्शनल? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ईएनसी के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इसका मतलब है अगर ईएनसी बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, और अगर ईएनसी घट रही है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। उल्टा रिलेशन हो गया, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है आपका 11 Na, 12 Mg, 13 Al और 14 Si। अब देखो सब न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज तो नहीं है। तो न्यूट्रल का ईएनसी निकालना हमने सीखा था। न्यूट्रल का ईएनसी क्या होता है? ईएनसी की वैल्यू, न्यूट्रल एटम में क्या करते हैं हम? जितने भी एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं क्या? ईएनसी। चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स देखते हैं पहले। तो 11 Na में कितना हो जाएगा? 281, 12 Mg में 282, 13 Al में 283, 14 Si में 284। अगर हम ईएनसी की वैल्यू निकालें तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, वही हमारी ईएनसी की वैल्यू। इसमें क्या एक्सटर्नल शेल का इलेक्ट्रॉन 1 1 2 2 3 3 4 4, चार्ज नहीं है कोई भी, इसलिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इनका, अब आप देखो क्या हो गया। इसकी Na की ईएनसी है 1, Mg की 2, Al की 3, Si की 4। किसकी ईएनसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है? Si की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो जिसकी ईएनसी की वैल्यू ज्यादा, जिसकी ईएनसी की वैल्यू ज्यादा, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? एटॉमिक रेडियस कम, लेस। ईएनसी ज्यादा, एटॉमिक रेडियस कम। ईएनसी के तो किसकी ज्यादा है ईएनसी की वैल्यू? सिलिकॉन की, Si की। तो इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम हो जाएगी। तो अब आप ऑर्डर बना लेना, सबसे कम ईएनसी इसकी, फिर उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी और उससे ज्यादा इसकी, यानी कि सबसे ज्यादा, सबसे कम ईएनसी की वैल्यू मेरी, तो सबसे कम ईएनसी की वैल्यू है 11 Na की, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस हो जाएगी Na की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी हो गई? Na की। फिर उससे कम हो जाएगी Mg की, और उससे कम Al की, और सबसे कम Si की, ठीक है। सबसे कम Si की, ये था ऑर्डर आपका। अब आपको डिक्रीमेंट में बोले तो डिक्रीमेंट में, इंक्रीमेंट में बोले तो इंक्रीमेंट में। आप नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंग भी लगा सकते थे, लेकिन तीनों नंबर ऑफ शेल्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाता है। अगर इनमें ऑर्डर आता है आपको पूछने के लिए एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, तो आप जैसे नंबर ऑफ शेल्स काउंट करोगे तो नंबर ऑफ शेल्स तीनों में चारों में 3 3 3 3 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स की बेस पर आप एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर नहीं बना सकते। तो हम सेकंड अपना फैक्टर देखेंगे, कौन सा? ईएनसी का। ईएनसी की बेस पर बन सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। चलिए ये था एग्जांपल नंबर 1, यहाँ तक नोट करिए। फिर हम एग्जांपल और देखते हैं अभी इसकी ईएनसी वाले फैक्टर्स के। चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए। चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें समझते हैं। तो एग्जांपल है आपका सेकंड ईएनसी। पहले ईएनसी देखेंगे हम, कौन सा देख रहे हैं? ईएनसी फैक्टर्स। ईएनसी वाला फैक्टर चल रहा है, उसका एग्जांपल नंबर सेकंड है 11 Na, 12 Mg, 19 K, 20 C।
नंबर ऑफ शेल्स देखते हैं, इसमें 11 है तो 281, 12 282, 19 2881, 2882, ये इतना हो जाएगा। ईएनसी की अगर वैल्यू देखनी है हमें, ईएनसी की वैल्यू, तो आपको पता है ईएनसी नंबर ऑफ शेल्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है, लेकिन इनवर्सली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो ईएनसी घटेगा, ये था ना। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो ईएनसी घटेगा। इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2, यानी कि ये 2 तो बराबर है और ये 2 बराबर है, क्योंकि इसमें ये कितने हो गए, नंबर ऑफ शेल्स है 3 3, इसमें 4 और 4, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने पर ईएनसी क्या होता है, घटता है। तो इन दोनों की ईएनसी कम होगी, ईएनसी इन दोनों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन दोनों की। तो हम पहले ईएनसी देखेंगे ज्यादा वालों की। इनकी ईएनसी की वैल्यू अब क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में तो क्या देखेंगे, एक्सटर्नल शेल का इलेक्ट्रॉन ही, जितने नंबर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही आपकी ईएनसी की वैल्यू होगी। तो इन दोनों की ईएनसी की वैल्यू इसमें 1 और इसमें 2, ठीक है। अब इनकी नहीं देखेंगे, अब इनकी देखेंगे नीचे, ठीक है, इसको डैश डैश। अब देखेंगे इसकी, क्योंकि इनकी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर आ रहे हैं, इनकी ज्यादा है। अब इन दोनों में देखेंगे, इसकी ईएनसी की वैल्यू 1 और इसकी हो जाएगी 2। अब इतना तो पता चल गया ईएनसी का ऑर्डर, तो ज्यादा किसकी होगी, इन चारों में देखें तो इन 2 की ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं इसमें 3 वाले की ईएनसी ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जैसे बढ़ेंगी ईएनसी भी घटता है। तो चारों में ईएनसी कैलकुलेट करें तो इन दोनों की ज्यादा और इनकी कम। तो ईएनसी का अगर ऑर्डर आप बना रहे हैं तो ईएनसी का ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, अगर ईएनसी का ऑर्डर आपको बनाना है, सबसे ज्यादा पहले इन दोनों की आएगी, यानी कि एनए और एमजी तो आएंगे आएंगे, ठीक है। एनए और एमजी में भी कौन सी की ज्यादा है, सबसे ज्यादा ईएनसी की वैल्यू 2, यानी कि एमजी की ज्यादा है, तो एमजी की ईएनसी क्या हो गई, ज्यादा हो जाएगी। एमजी की ईएनसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, किससे, एमजी की ईएनसी हो गई ज्यादा, किससे, एनए से, ठीक है। एमजी की ज्यादा, एनए की कम। और इन दोनों में देखें, इन दोनों में किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी लिखेंगे हम, तो पहले आएगा क्या आपका कैल्शियम और फिर आ जाएगा के, यानी कि सबसे कम ईएनसी होगी के की, फिर उससे ज्यादा सीए की, फिर एनए की, फिर एमजी की। ये तो हो गया ईएनसी का ऑर्डर, यहाँ लिख लेना, ये तो हो गया आपका ऑर्डर ऑफ ईएनसी। क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ईएनसी, ठीक है। और अब आपको पता है ईएनसी का ऑर्डर, अब हमें देखना क्या है, हम देख रहे कौन सा है, ईएनसी का एटॉमिक रेडियस। हमें तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर चाहिए, तो एटॉमिक रेडियस के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि वो ईएनसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी ईएनसी ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस कम। अब देखो ईएनसी सबसे ज्यादा किसकी है, एमजी की, एमजी की ईएनसी सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या हो जाएगी, इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम हो जाएगी, तो इसका उल्टा कर दो बस, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा बस इसका, ये ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या ऑर्डर है आपका, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी कि पोटेशियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा, कैल्शियम का उससे कम, सोडियम का उससे कम और एमजी का उससे कम, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं अपना एक और एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल लास्ट है, उसके बाद हम अपना ये वाला फैक्टर्स खत्म करते हैं और इसी के साथ आपके फैक्टर्स भी खत्म हो जाएंगे। एटॉमिक रेडियस के बस 2 ही फैक्टर्स थे, नंबर ऑफ शेल्स और ईएनसी, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या है, 4b बेरिलियम, 5 बोरान, 6c 19k, 14 सिलिकॉन और 15 फास्फोरस p। चलिए नंबर ऑफ शेल्स देखते हैं पहले, 4 है तो 2 2 2 3 2 4 2 8 8 1। नंबर ऑफ शेल्स तो सबको कैलकुलेट करने आते हैं, लिखने आते हैं, 2 8 4 2 8 5 ये हो जाता है। अब देखते हैं ईएनसी की वैल्यू, तो फिर वही बात है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो ईएनसी घटता है, ठीक है। अब पहले देखेंगे नंबर ऑफ शेल्स किसमें सबसे कम है, उनकी ईएनसी पहले लिखेंगे, क्योंकि उसकी ईएनसी ज्यादा होगी, ठीक है। ये कितने नंबर ऑफ शेल्स, 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2, बाकी सब में ज्यादा है, तो पहले 2 वालों की ईएनसी लिखेंगे, क्योंकि 2 वालों की ईएनसी ज्यादा होगी, इनकी तीनों की ज्यादा होगी, इन तीनों के कंपैरिजन में। इस क्या है, सारे न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो बस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स की नंबर देखें, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही होंगे ईएनसी के बराबर, यानी कि जितने नंबर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ईएनसी की वैल्यू। तो इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो 2 ही वैल्यू हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएंगे। कार्बन में कितने, 4 है तो 4 हो जाएंगे। अब 9, अब देखते हैं 3 आपके हो गए, सबसे ज्यादा ईएनसी तो इनकी है, तो यहाँ पर डैश कर दिया क्योंकि ये बाद में लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, 2 शेल्स वाले की तो हो गई। अब ये जो आपकी 3 सेल्स वाले देखेंगे, तो 3 वाले कितने, एक ही है और एक ही, सिलिकॉन और फास्फोरस की होगी उनसे ज्यादा, उनसे कम। पहले तो सबसे ज्यादा इनकी, फिर उससे
कम इनकी हो जाएगी और सबसे कम के की ENC हो जाएगी, क्योंकि के में क्या है, नंबर ऑफ शेयर सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों की ENC देखेंगे तो पहले इसमें कितना है 4 और इसमें कितना है 5। अब लास्ट आपका बचता है क्या, पोटेशियम का 1। और इस तरह से करने का मतलब ये रहता है, वैसे हम लिखने को सबके एक साथ लिख सकते थे, डैश डैश करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे एक ही लाइन में हम लिख सकते थे, लेकिन ये इस तरह से लिखने से आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ENC इन तीनों की है, फिर उससे कम इनकी है और सबसे कम पोटेशियम की है। अगर आप इस ऑर्डर में लिखते हैं तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपसे ENC का भी ऑर्डर पूछता है तो आप यहाँ से फटाफट से बना सकते हैं। कैसे कि सबसे ज्यादा ENC इन दोनों की ही होगी। ठीक है, यानी कि अगर मुझे ENC का ऑर्डर नहीं बनाना है पहले इनका, तो पहले मैं इन तीनों में से लिखूंगी। इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू देखो किसकी है, 4 वाले की। तो सबसे ज्यादा ENC की वैल्यू कितनी, कार्बन की, फिर बोरान की और फिर बेरिलियम। बात खत्म हो गई इन तीनों की। उसके बाद देखेंगे सिलिकॉन फास्फोरस की। इन दोनों में सबसे ज्यादा किसकी है, फास्फोरस की, तो आ जाएगा आपका फास्फोरस और फिर क्या आ जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, लास्ट आपका के बचता है तो के लिख देंगे। ये आपका ऑर्डर हो जाता है कौन सा, ऑर्डर ऑफ ENC, ऑर्डर ऑफ ENC का ऑर्डर, और वो भी कौन सा है, डिक्रीमेंट वाला, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, आप चाहे तो डिक्रीजिंग लिख दो, मैंने ऑर्डर लिखा है। अगर इंक्रीजिंग पूछता है तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने डिक्रीजिंग लिखा है, सबसे ज्यादा उससे कम 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 करके। अब अगर ENC का ऑर्डर ये है तो एटॉमिक रेडियस का क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि एटॉमिक रेडियस और ENC क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। तो इसका रिवर्स करिए जरा, क्या हो जाएगा, अगर सबसे ज्यादा ENC कार्बन की है तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी हो जाएगी, कार्बन की, तो सबसे ज्यादा हो जाएगी के की। बस इसका उल्टा करना है, सिलिकॉन, फास्फोरस, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन। ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, किसका, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हो जाता है ये। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए। नंबर ऑफ शेयर्स जितने आते हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, सब अलग अलग है, 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है, कोई भी सिमिलर नहीं है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स के बिहाफ पर भी एटॉमिक रेडियस बता सकते हैं। जिसकी जितनी नंबर ऑफ शेयर्स, जिसमें जितनी नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा उतनी ही उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ शेयर्स से आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, तो इस केस में हम क्या करें, तो फिर इस केस में हम ENC को भी देख लेते हैं, सेकंड फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो सेकंड फैक्टर आपका ENC है। ENC में आपको बताया नंबर ऑफ शेयर्स जिसमें कम होंगे पहले उसकी ENC, फिर उसके बाद जिसमें और ज्यादा, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं ENC की वैल्यू क्या हो जाती है, घटती जाती है। उसी भी यहाँ पर हम ENC की वैल्यू निकालते हैं और ENC का ऑर्डर बना लीजिए आप चाहे, या फिर डायरेक्ट आप एटॉमिक रेडियस का भी बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया था। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी एटॉमिक रेडियस का बना सकते हैं, लेकिन अगर ENC का बनाएंगे गलती होने के चांसेस कम है। ENC का ऑर्डर तो आप देख के बना लेंगे और इसका फिर उल्टा ही करना होता है। ये था एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। पहले एक बार इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर इसके नीचे से एक पैराग्राफ लिखना है, इसके नीचे से एक पैराग्राफ लिखना है। मैं इसको रफ करके पैराग्राफ लिखवाऊंगी और आपका जो आपकी सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियस वो फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, पहले इतना यहाँ तक नोट डाउन करिए। तो जहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स खत्म हुए, इसके बाद लास्ट में पैराग्राफ कंक्लूजन के तरह हम लिखेंगे। ठीक है, कि कंक्लूजन क्या निकलता है, पीरियड और ग्रुप में कैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इन गिवन ग्रुप, अगर किसी ग्रुप में की बात करें तो किसी भी ग्रुप में क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ग्रुप में क्या होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते जाते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस से जो आपकी डिस्टेंस है एक्सटर्नल शेल की वो बढ़ती जाती है, यानी कि वो बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, आपकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रही है। तो किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी और मूविंग डाउनवर्ड द ग्रुप। तो अगर आपको कोई ग्रुप दिया है और पूछा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। बिकॉज क्यों बढ़ती है, क्योंकि किसी भी गिवन ग्रुप में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे ऑन मूविंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे। और दैट इज एटॉमिक रेडियस और डिस्टेंस। इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस या रेडियस भी बढ़ रहा है। ठीक है, विल आल्सो इंक्रीज ऑन सेम ऑर्डर ऑन मूविंग या ऑन मूविंग डाउनवर्ड। तो क्या है, किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे यानी कि न्यूक्लियस से एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी कि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी।
ठीक है, तो ग्रुप में तो ऑर्डर ये हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। अब देखते हैं पीरियड में क्या होता है। तो किसी भी पीरियड में, इन अ गिवन पीरियड एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड में क्या होगा, अगर पीरियड में अब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका रीजन ये है कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, अगर 4 है तो सभी 4 में 4 आएंगे, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ शेल्स को क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ शेल्स को ले नहीं सकते, नंबर ऑफ शेल्स अफेक्ट नहीं करेगा उस केस में, पीरियड के केस में, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहने वाला है वहां पर। तो किसी भी गिवन पीरियड में एटॉमिक रेडियस घटती है लगातार। इसका रीजन ये है कि लेफ्ट टू राइट जब हम ग्रुप में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगी, न्यूक्लियस का जो एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, नीचे पास आ रहे हैं, एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस घट रही है, यानी कि एटॉमिक रेडियस घट रही है। और नंबर ऑफ शेल्स का यहाँ पर क्यों नहीं डोमिनेट कर गया, क्योंकि वो वहां पर नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, ग्रुप में ही तो इंक्रीज होते हैं। तो किसी भी गिवन पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब भी हम लेफ्ट टू राइट ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। इसका रीजन ये है क्योंकि किसी भी गिवन ग्रुप पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है इन सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में, एंड इट विल डिक्रीज। और इसीलिए क्या होगा, इट विल डिक्रीज द डिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाती है, घट जाती है, या एटॉमिक रेडियस घट जाती है, ठीक है, यही कारण है इसका। तो ये थी हमारी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में हमने क्या देखा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है और उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर्स देखे बस हमने, नंबर ऑफ शेल्स का और वेलेंसी का। नंबर ऑफ शेल्स वाला फैक्टर्स तो हम देखेंगे ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप में अगर हमें एटॉमिक रेडियस चेक करनी है तो नंबर ऑफ शेल्स वाला फैक्टर देखेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। और अगर किसी पीरियड की बात करें तो उस केस में हम ईएनसी देखेंगे, किसी भी पीरियड में ईएनसी की वैल्यू बढ़ती जाती है और एटॉमिक रेडियस घटता जाता है। तो ये थी आपकी सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस। अब इसके बेस पर आप पीरियोडिक टेबल में कोई भी ग्रुप या कोई भी पीरियड उसका ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस लिख सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो अब हमारी कितनी प्रॉपर्टीज हो गई है, दो प्रॉपर्टीज हो गई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हमने देखा एटॉमिक रेडियस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखी हमने एटॉमिक रेडियस की। अब देखेंगे अपनी थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इतना नोट डाउन करिए, और थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।